हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। आज हम लोग अपना चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले जो पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं स्लैब के। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे स्लैब के, जितने भी रहेंगे हमारे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत बेसिक जो स्लैब के बारे में चीज़ें बताई हैं वो पार्ट 1 में बताई हैं, तो आप वहाँ से पहले पार्ट 1 देख लीजिए। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को करिएगा। ठीक है, आई होप आपने बाकी सारे जितने भी सेशंस हैं हमारे वो देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी भी सेशंस देखिए हमारे। बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आपके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। सो नाउ विदाउट इज वेस्टिंग एनी टाइम आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भी था इसके आगे हमने लास्ट में यहाँ तक किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा है, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब with span 2.5 into 3.5 meter and subjected to live load of this is reinforced with Fe 250। थिकनेस आपको बतानी है टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब की। 250 है। अब यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन से आपको क्या 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 पता चल रहा है। ठीक है, Lx पता है हमें 2.5 मीटर है, Ly पता है 3.5 मीटर है, लाइव लोड दे रखा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Fe 250 है। तो हमें थिकनेस बतानी है। ठीक है, हमें जब पता है कि थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया अगर हम लेंगे तो वी नो कि सिंपली सपोर्टेड है ना, सिंपली सपोर्टेड के लिए टू वे सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, तो टू वे सिंपली सपोर्टेड के लिए हमारी एल इफेक्टिव बाई डी की वैल्यू कितनी होती है, टू वे सिंपली सपोर्ट के लिए एल इफेक्टिव बाई 2d की वैल्यू, वो भी 250 के केस में, Fe 250 के केस में ये वैल्यू हो जाती है 35। ठीक है, और एल इफेक्टिव हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Lx हो जाएगा। सो Lx बाई डी इज इक्वल्स टू 35 रख देंगे हम। सो Lx हमारा कितना दिया है 2.5 बाई डी इक्वल्स टू 35। तो सिंपल एज दैट डी क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 35। ठीक है, हमें में निकालना है, तो विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 500 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी 71 समथिंग। ठीक है, 71.4 mm समथिंग आएगा ऑप्शन। तो आप इसमें ऑप्शन आपका लगा देंगे 72 mm। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, टू वे स्लैब है उसका डिफ्लेक्शन बताना है। तो टू वे स्लैब में भी प्राइमरली फंक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन, प्राइमरली फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पैन नहीं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो होता है, प्राइमरली जो डिफ्लेक्शन होता है वो शॉर्टर स्पैन का ही होता है, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो आपका WX निकल के आता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और यही आपको लिमिटिंग वैल्यू देता है डिफ्लेक्शन की। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इसी से आती है। ठीक है, जो कि है शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन से आपकी लिमिटिंग वैल्यू आती है, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन होगा स्लैब का आप मानोगे प्राइमरली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ शॉर्टर स्पैन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई वाई नहीं है, Ly बाई Lx लेस देन 2 द स्लैब इज़ डिज़ाइंड एज। तो पता है Ly बाई Lx अगर लेस देन 2 होता है तो हमारा क्या रहता है, इट इज़ अ टू वे स्लैब। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो ही कंडीशन है कि व्हेन Ly बाई Lx इज़ ग्रेटर देन 2 देन इट इज़ वन वे, और इफ़ Ly बाई Lx इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 देन इट इज़ टू वे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन टू-वे स्लैब्स द मेन रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड अलोंग। तो टू वे स्लैब में हम लोग
दोनों ही तरफ प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना कि mx से आप जो निकालोगे, mx से आपकी एक रेनफोर्समेंट निकलेगी, एक आपकी रेनफोर्समेंट my से निकलेगी, दोनों में ही आप जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट, फॉर टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio is generally taken as two-way simply supported slab of shorter span, means हमें Lx की वैल्यू दी है which is 3.5 मीटर with mild steel means Fe 250 है। The span to overall depth ratio is span to overall depth ratio means हमें L effective by कैपिटल D का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो एल इफेक्टिव बाई स्मॉल डी होता है, बट यहाँ पे एल इफेक्टिव बाई कैपिटल डी बोल रहे हैं, तो यहाँ से हम बता देंगे कि कितना होगा। तो देखिए आपको पता ही है कि एल इफेक्टिव बाई डी का जो रेशियो रहता है वो आपका कितना रहता है Fe 250 के केस में, और ये है क्या, सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड है और टू वे है, इस केस में आपकी वैल्यू हो जाती है 35। ये वैल्यू 35 ये मैं चेक कर लूँगी ये एल इफेक्टिव बाई स्मॉल डी होता है कि एल इफेक्टिव बाई कैपिटल डी होता है, ठीक है। बट आपको आंसर याद रखना है कि यही रहता है डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया, 35 आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ टू वे स्लैब इज़ फाउंड टू बी अनसेफ इन शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर आपकी जो स्लैब है वो अनसेफ़ है शेयर में। तो अभी हमने देखा कि जो स्लैब होती है वह जनरली शेयर में सेफ़ होती है, मैंने आपको बताया, सिर्फ चेक करते हैं। बट अगर यहाँ पे कोड में दिया है कि अगर वो फेल हो जाती है इन केस, तो उसके लिए इफ़ स्लैब फेल इन शेयर, तो हमारे पास एकमात्र कंडीशन हमारे पास जो रहती है वो ये रहती है कि वी विल इंक्रीज़ द थिकनेस, ठीक है, थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन आपका रहेगा प्रोवाइड शेयर स्टरप्स, नहीं शेयर स्टरप्स नहीं प्रोवाइड करते। इंक्रीज़ द डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट, ये भी नहीं करते। इंक्रीज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ स्लैब लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए, Ly is the length of larger span and Lx is the length of shorter span. If the slab is to be designed as a two-way slab, Ly by Lx shall be. We know this कि Ly by Lx कितना होना चाहिए for two-way? It should be less than or equals to 2. So it should be less than 2. Greater than 2 no, option is D. ठीक है। Okay, the L by D ratio for two-way slab in case of continuous slab फॉर Fe 250 ग्रेड इज़, तो Fe 250 ग्रेड के लिए L बाई डी का रेशियो आपका क्या रहेगा कि यहाँ पे भी कैपिटल डी है, तो आई थिंक ये L बाई कैपिटल डी ही होगा आपका, L बाई मतलब कि एल इफेक्टिव अपॉन ओवरऑल डेप्थ। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैपिटल डी निकालोगे और फिर वहाँ से कवर माइनस करके आपको स्मॉल डी आ जाएगा जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो L बाई डी का आपका क्या रेशियो है फॉर कंटिन्यूस स्लैब, एंड आपका ये कितना है, ग्रेड है Fe 250, तो इसके लिए ये वैल्यू आपकी हो जाती है 40, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पैन बाय डेप्थ रेशियो फॉर द स्लैब दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड दैट स्पैन अप टू 10 मीटर। 10 मीटर तक स्पैनिंग है इसकी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, एंड यूनिफॉर्म थिकनेस एंड दैट स्पैन अप टू 10 मीटर। स्लैब की बात हो रही है, तो ये आई थिंक ना ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज इसमें देखिए आप, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा कितना होता है 40 होता है अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें तो, ठीक है। और HYSD की बात करोगे आप तो यही वैल्यू आपकी हो जाएगी 32, है ना, HYSD की बात करेंगे। बट यहाँ पे ना 32 दिया है ना 40 दिया है। आई थिंक
ये बीम का क्वेश्चन है। बीम में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 7, 20 और 26, तो ये 7 आपका कैंटिलीवर के लिए होता था, ये सिंपली सपोर्टेड, और ये कंटिन्यूस के लिए होता था। तो ऑप्शन अगर हम वैसे करें, अगर हमें लगाना ही है तो हम सी ऑप्शन लगाएंगे, वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ अ कैंटिलीवर स्लैब इज़। कोई अगर कैंटिलीवर स्लैब है तो उसके लिए मैक्सिमम स्पैन टू डेप्थ का रेशियो क्या रहेगा। सो कैंटिलीवर के लिए हमने देखा 12 होता है, 12 हो जाएगा आपका। एज पर IS 456/2000 रिकमेंडेशंस द टोटल थिकनेस ऑफ अ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस दैन। अब देखिए हमने स्लैब तो देख ली, ठीक है। ये जो फ्लैट स्लैब होती है वो क्या होती है। फ्लैट स्लैब ऐसी स्लैब होती है जो कि डायरेक्टली कॉलम पे रखी होती है, ठीक है। जो कॉलम पे डायरेक्टली स्लैब रखी होती है उसको हम लोग फ्लैट स्लैब बोलते हैं। लेकिन कभी भी हम इस तरह से नहीं रखते कि ये हमने स्लैब बनाई और ये कॉलम पे डायरेक्टली रख दी, ऐसे कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे तो हमने पढ़ा है कि एक सेकेंड, अभी ठीक है। तो कभी भी हम ऐसे डायरेक्टली स्लैब हम कहते हैं कि इसमें, क्योंकि हम बीम्स नहीं बनाते, डायरेक्टली आपकी जो स्लैब होती है वो कॉलम पे रेस्ट होती है, ठीक है। बट डायरेक्टली कभी भी ऐसे नहीं रख देते कि कॉलम पे हमने स्लैब रख दी है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो ऐसे इसकी वजह से जो है हमारे पास पंचिंग फेलियर आता है, ठीक है। पंचिंग फेलियर हो जाता है क्योंकि बियरिंग स्ट्रेसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, जो कि हमने सोम में भी पढ़ रखा है। बियरिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से पंचिंग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली नहीं रखते, कुछ इस तरह से हम उसकी जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है। तो हमने ये ऐसे करके, हमारी स्लैब की थिकनेस है तो कुछ डिस्टेंस हम यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करते हैं और कुछ डिस्टेंस ऐसे धीरे धीरे इसकी थिकनेस को कम किया जाता है और ये हमारा कॉलम रहता है, ठीक है। ये आपकी स्लैब रहती है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस पोर्शन जो कॉलम का ओवरहेड होता है इसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। ये कॉलम का आपका जो ओवरहेड है उसको कैपिटल बोलेंगे एंड दिस इज़ द ड्रॉप। सो और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कितने से टोटल थिकनेस फ्लैट स्लैब की कितने से कम नहीं होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी लेस देन, ये भी आपका कोड में दिया है कि ये 125 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि 125 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है, सो थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब, इट शुड नॉट बी लेस देन 125 mm, ठीक है। सो 12.5 सेंटीमीटर में दिया है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये D/4 होती है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। सो यू शुड नो ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनलार्ज्ड हेड ऑफ अ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ अ फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ भी गया कि जो इनलार्ज जो हेड है कॉलम का उसको क्या बोलते हैं। सो उसको अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फ्लैट स्लैब दैट इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन। फ्लैट स्लैब की कितनी मिनिमम थिकनेस आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो 125 सेंटीमीटर हमने बोला अभी मिनिमम होनी चाहिए कम से कम, यहाँ पे 125 mm, ठीक है। मीन्स कहेंगे 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12.5 का तो ऑप्शन है नहीं, 13 का है तो मान सकते हैं 13 है, ठीक है। एक कंडीशन और ये भी होती है कि L/32 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप, ठीक है, ये कंडीशन भी लेते हैं। और L36 फॉर एंड पैनल्स विद ड्रॉप्स। अगर आप विदाउट ड्रॉप दे रहे हो तो L/32 रहेगा, और विद ड्रॉप्स हो रही है तो L/36 आपकी रहेगी। सो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसको आप याद कर लीजिए। एक ही बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, दोबारा रिपीट होगा तो हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट, ठीक है। सो दीज आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द शेयर, शेयर को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डाया ऑफ अ बार यूज्ड इन अ रिब्ड स्लैब। अब रिब्ड स्लैब क्या होती हैं, ठीक है। सो रिब्ड स्लैब जो होती है आपकी, ये वो उस टाइप की स्लैब्स होती हैं जिसमें कि हमें क्या होता है कि कुछ कैविटीज़ फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्लैब होती है, हम प्लेन स्लैब प्रोवाइड करते हैं जनरली जो हमारे हाउसेस में होती है, या जहाँ कहीं भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किसी रेजिडेंशियल एरिया में भी, तो कुछ इस टाइप की स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्लेन होती है हमारी, ठीक है। बट कभी कभी होता है ना, कुछ कहीं जगहों पे हम ऐसे स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं बॉक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि उसमें क्या होते हैं, स्लैब में अंदर बॉक्सेस होते हैं बने हुए, ठीक है। दीज आर द कैविटीज़, ठीक है। तो ये कैविटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, एंड दीज कैविटीज़, ठीक है, तो ये इस तरह से कैविटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। तो इस टाइप में जब भी हम कोई स्लैब प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम लोग रिब्ड स्लैब बोलते हैं। और इनको जो है वो वेफल स्लैब्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये वेफल की जैसे दिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, वेफल कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। यहाँ पे उसमें ऐसे डेप्थ होती है, ठीक है, और बॉक्सेस टाइप के अंदर डेप्थ वाले बॉक्सेस टाइप के बने होते हैं, तो उसी शेप में ये होती है, इसको वेफल स्लैब भी बोलते हैं। और इसके लिए एक मैक्सिमम डाया, ये सब आपका कोड में दिया हुआ है, कोड में रिब्ड स्लैब के बारे में भी है, फ्लैट स्लैब के बारे में भी है, ये सब क्वेश्चन कोड से आए हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसमें मैक्सिमम डाया आप देख लीजिएगा कि कितना होता है, वो याद रख लीजिए कि मैक्सिमम डाया आपका 22 mm लिया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, ये जो स्लैब्स होती हैं ये साउंड इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो साउंड इंसुलेशन अगर आपको कहीं पे भी चाहिए तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, और देखने में भी अच्छी लगती हैं, एस्थेटिक होती हैं, तो प्रोवाइड कर देते हैं। सो 22 आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ रिब्ड स्लैब, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रिब्स शैल नॉट बी greater than 4.5 centimeter, width of the rib shall not be less than 7.5 centimeter, overall depth of the slab shall not exceed 4 times the breadth of the ribber, और ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक। सो इसका ऑप्शन हो जाता है, ये भी चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि जो ओवरऑल डेप्थ होती है स्लैब की, इट शैल नॉट एक्सीड 4 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द रिब, ठीक है। तो ये इसमें कंडीशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वे रिब्ड स्लैब आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो टू वे रिब्ड स्लैब्स होती हैं इनको हम लोग वेफल स्लैब भी बोलते हैं, अभी हमने देखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर टाइप की स्लैब प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में हम लोग सर्कुलर स्लैब प्रोवाइड करते हैं, या फिर वाटर टैंक्स में भी सर्कुलर स्लैब्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर स्लैब्स को प्रोवाइड किया जाता है, उनकी कुछ थिकनेस होती होगी, कुछ ऐसे करके थिकनेस होती है, ये डी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपकी प्रोवाइड करी जाती है स्लैब, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आए हैं एसएससी जेईई में ही आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, अगर आएगा सर्कुलर स्लैब से तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जब एक्सटर्नल लोडिंग आएगी सर्कुलर स्लैब पे तो वो किस शेप में डिफ्लेक्ट होगा, तो इट विल डिफ्लेक्ट ऑलवेज इन द शेप ऑफ पैराबोलाइड, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका ये सर्कुलर आपने स्लैब बनाई है, ठीक है, ये आपकी सर्कुलर स्लैब है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये रहती है कि जब आपकी जो स्लैब है उसकी एजेस जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, कि व्हेन दी स्लैब इज़ नॉट फिक्स्ड एट एजेस, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट एजेस, ठीक है। तो ये कंडीशन है। सो इन दैट केस अगर मैं कहूँ जो आपका स्मॉल आर है, ठीक है, ये आपका ए वैल्यू है। सो इस केस में क्या रहेगा आपके ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर ये यूडियल लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी 2a, ठीक है, ये डब्ल्यू आपका हो रहा है। सो यहाँ पे आपके दो टाइप के मोमेंट्स आते हैं, ठीक है। एक आपका जो मोमेंट होता है वो आपका रेडियल मोमेंट होता है, ठीक है, एंड दूसरा होता है सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो रेडियल मोमेंट में आप अगर रेडियल मोमेंट निकाल रहे हो तो रेडियल मोमेंट आपका जो रहेगा वो आप अगर मिड स्पैन पे निकालोगे, मिड स्पैन पे,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, रेडियल मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि होती है 3W r² / 16। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वही रेडियल मोमेंट अगर आप सपोर्ट पे निकालोगे, एट सपोर्ट या फिर एट एजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो मिनिमम हो जाती है, एंड दिस वैल्यू इज़ 0, ठीक। दूसरा जो आपका होता है दैट इज़ अ सर्कमफ्रेंशियल। सर्कमफ्रेंशियल की बात करेंगे। सर्कमफ्रेंशियल जो मोमेंट रहता है, सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट, ठीक है। तो जो सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट आपका रहता है, तो वो सेंटर पे, जब आप सेंटर पे फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो रहती है, इसको मैं अगर MC बोल दूँ तो ये होती है 3W r² / 16, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाती है सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट एट सेंटर। ठीक है। और एट सपोर्ट की बात करेंगे जब, तो आपका सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट जो है वो हो जाएगा 2W r² / 16, ठीक है। दिस इज़ अ स्क्वायर, ये 2W r² / 16, ठीक है। तो ये सपोर्ट पे होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर दूसरी कंडीशन देख लें कि व्हेन सर्कुलर स्लैब इज़ फिक्स्ड एट एजेस, ठीक है, अगर ये फिक्स है एजेस पे, तो इस केस में क्या हो जाता है, जो आपका रेडियल और जो सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट है वो सेम हो जाता है, ठीक है। जब दोनों ही मतलब वो एजेस पे फिक्स है तो वो दोनों ही कंडीशन सेम हो जाएंगी, मतलब रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट आपके सेम हो जाएंगे। और जब आप सेंटर पे निकालोगे तो एट सेंटर जो आपके MR और जो MC है वो इक्वल होंगे, और वो दोनों WR² / 16 के बाद की इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एट सपोर्ट यही दोनों वैल्यू आपकी MR = MC, ये वैल्यू आपकी 2WR² / 16 हो जाएगा, ठीक है, R² / 16। सो दीज आर द वैल्यूज़ जो आप एक्स्ट्रा है ये पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज के लिए, ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बस ये 3 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन आपको याद करनी है। सो हमारे इसमें क्या पूछ रहा था कि इफ़ W इज़ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R फिक्स्ड एट इट्स एंड, ठीक है, फिक्स्ड है। सो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट सेंटर पे कितना होगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट एट सेंटर कितना है, WR² / 16। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ W इज़ द लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट एट सेंटर ऑफ द स्लैब। सेंटर ऑफ द स्लैब कितना मोमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट पूछ रहा है। सो अब यहाँ पे ये तो दिया नहीं है कि स्लैब आपकी फ़िक्स है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो WR² / 16 हो जाएगा सेंटर पे, और अगर वो फिक्स है तो आपका जो सेंटर पे होगा वो 3WR² / 16 होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास कि इफ़ W इज़ द लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R, द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। तो इसमें से दोनों ही लगा सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंकेज इन अ कंक्रीट स्लैब। श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट स्लैब में, उससे कौन से शेयर क्रैक्स आएंगे, टेंशन क्रैक्स आएंगे, कंप्रेशन क्रैक्स, या फिर कोई भी नहीं। तो ये हमने अभी भी देखा कि जब भी हमारी जैसे कि ये स्लैब है, ठीक है, तो स्लैब में क्या होता है ना कि कुछ क्रैक्स आते हैं ऐसे ऐसे करके, ये क्रैक्स आते हैं, एंड ये जो क्रैक्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दिस आर द श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये कंक्रीट इधर जाती है और ये वाली कंक्रीट इधर जाती है। कंक्रीट जब हमारे पास क्रैक्स आते हैं तो दिस कंक्रीट गो हेयर एंड दिस कंक्रीट गो हेयर, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक टेंशन वाली फीलिंग आ जाती है। इस तरह से एक टेंसाइल क्रैक्स वहाँ पर डेवलप होंगे, इसीलिए श्रिंकेज की वजह से स्लैब में हमेशा टेंशन क्रैक्स आते हैं, ठीक है। ऑप्शन B हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ स्लैब टू रेजिस्ट अ फैक्टर्ड मूवमेंट ऑफ 45 kN/m, टेक M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। व्हाट शैल बी द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की इफेक्टिव थिकनेस क्या होगी
आपको फैक्टर्ड मोमेंट मतलब कि mu की वैल्यू दी है विच इज़ 45 किलोन्यूटन मीटर। ओके, इफ़ेक्टिव थिकनेस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम अगर mu लिमिट देखें तो क्या होगा, KFCK BD² होता है ये, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, mu इक्वल्स टू mu लिमिट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 45 इक्वल्स टू KFCK, और K की जो वैल्यू है वो Fe415 है, ठीक है। तो Fe415 के लिए K की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.138, ठीक है। मैं देखा था 0.148, 0.138 एंड 0.133 ये वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। क्यू बोल दो या K बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.138 मल्टीप्लाइड बाय FCK विच इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाय B की वैल्यू 1000 हो जाएगी, एंड D ही निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको हम D² कर देंगे एंड विल मल्टीप्लाई दिस 45 बाय 10⁶, ठीक है। बिकॉज ये किलोमीटर मीटर में है तो इसको न्यूटन पर mm में कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक। सो यहाँ से जो D² आएगा हमारा वो आ जाएगा 45 इंटू 10⁶ अपॉन 0.138 इंटू 20 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से D² की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया इसको, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो फाइनली मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी ना कैलकुलेटर से, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो मेरी जो D की वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही है 127.68, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 128 mm। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्लैब शुड नॉट बी एक्सीडेड एट एनी पॉइंट ऑन द स्लैब, दिस कंडीशन इज़ नोन एज, ठीक है। सो ये जो कंडीशन है हमारी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी हमारे किसी भी पॉइंट पे एक्सीड ना करे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड कंडीशन, ठीक है। जैसे कि हम इसमें एक यील्ड लाइन थ्योरी भी पढ़ते हैं, ठीक है, दिस यील्ड लाइन थ्योरी, और इसी को हम कहते हैं अल्टीमेट लोड थ्योरी, ठीक है, अल्टीमेट लोड थ्योरी ये बोला जाता है, ठीक है। सो अल्टीमेट लोड थ्योरी में क्या होता है, जो ये यील्ड्स होते हैं, यील्ड्स जिनको हम लोग क्रैक्स बोलते हैं, इसी को कंसिडर करा जाता है, और इसमें बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट में अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सीड ना करे, ठीक है। तो इसीलिए इसको यील्ड कंडीशन बोलते हैं, और इसमें जो यील्ड्स होते हैं वो हमारे क्रैक्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं आते हैं ना हमारे बीम, उसी को यील्ड्स बोला जाता है। इसमें ये कंसिडर करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्चर के द्वारा ही आ रही है, ठीक है, फ्लैक्चर ही को ही कंसिडर किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए। इतना आपको पता होना चाहिए नाउ, ठीक है। जो आई होप आपके सारे ही पॉइंट्स मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। सारा पूरा स्लैब कंप्लीट हो गया आपका, सारे आई होप आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए होंगे, और सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो क्या है। प्लीज़ आप लोग इसमें को पार्टिसिपेट किया करिए, आंसर दिया करिए, कोई भी बच्चा आंसर नहीं देता है, इतने लोग देखते हैं वीडियो लेकिन आंसर कोई भी नहीं करता है। सो अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आप कभी भी मतलब ये मान के चलिए आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको आपने वीडियोस देखी हैं, ठीक है, आपको पार्टिसिपेट भी करना है, क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्या पता एग्ज़ाम में आपके यही क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज़ उसको आप कंसिडर करिए, देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर करिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि जो वायर मैश है दैट इज़ प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ अ टू वे स्लैब, ठीक है, कॉर्नर्स पे टू वे स्लैब के जो वायर मैश हम प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, ठीक है। जब अभी हम टू वे स्लैब बनाते हैं ना तो उसमें जो इसके कॉर्नर्स होते हैं इस पे ना इस टाइप से कुछ इस टाइप से ये वायर मैश प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है कि ये क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए करा जाता है,
प्रिवेंट कॉर्नर्स फ्रॉम लिफ्टिंग और कंट्रोल्स क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसको आप पता करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत आपने कुछ सीखा होगा इससे। ठीक है, अगर आपने आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताया करिए। ठीक है, और अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि और लोगों को भी हेल्पफुल हो सके सेशंस। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 6 के साथ, जिसमें कि हम लोग कॉलम्स के क्वेश्चंस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से कॉलम्स का पूरा ओवरव्यू देंगे, पूरा चैप्टर समझा देंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।